हेलो फ्रेंड, मैं हूँ राजवीर यादव और आप देख रहे हैं बड़ा थिंकिंग सेंटर। जहाँ पर हम जो है अपना एसएससी सीजीएल सीएसएल के लिए जो है अपना मॉक टेस्ट शुरू किए हुए हैं। क्योंकि हमारे मॉक टेस्ट का जो है स्कीम स्टाइल जो न वो बहुत ही यूनिक है, अब तक किसी के पास ऐसी स्टाइल नहीं थी। तो देखो हमारा क्या है कि मॉक नंबर 1 हमने पूरा कंप्लीट किया है। मॉक नंबर 2 का जो है क्वेश्चन जो है आपके टेलीग्राम हमारे टेलीग्राम चैनल पर आता है, जिसका नाम है बड़ा थिंकिंग सेंटर ऑफिशियल। तो आप जा करके उससे ज्वाइन हो जाइए और वहाँ पर जो है आपको अच्छी अच्छी किताबें मिलती हैं और मौके पर तो मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, ठीक है ना। उसमें मॉक टेस्ट जो है आपको पीडीएफ ऐसे फोटो टाइप में मिल जाएगा, उसको आपको सॉल्व करने का है और उसका टाइमिंग है 20 मिनट का, ठीक है ना। उसको 20 मिनट में आपको सॉल्व करना होगा। इसके बाद में ये एनालिसिस की क्लास है, इसमें आप आएंगे, इसमें आप जो है सारे क्वेश्चन को देखेंगे, मिलाएंगे, जो आपका सही है उसको सही का निशान लगाएंगे, जो गलत है उसको गलत का निशान लगाएंगे। अंत में मैं मूल्यांकन करना भी बताऊंगा कि आपको किस तरह से जो है अपनी स्कोरिंग करनी है, तब जाकर के आपका जो है टोटल स्कोर आएगा, ठीक है ना। और उस स्कोर को आपको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करने का है, ठीक है। जिसका भी स्कोर सबसे ज़्यादा रहेगा अगले एनालिसिस क्लास में जो है उसका नाम लिया जाएगा, ठीक है। तो ये स्कीम है पूरी, आप जा करके टेलीग्राम चैनल को जरूर जरूर ज्वाइन कीजिए, बड़ा थिंकिंग सेंटर ऑफिशियल। तो ठीक है, आज का हमारा मॉक नंबर 2 का एनालिसिस शुरू करते हैं और देखते हैं यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है। देखो क्वेश्चन बहुत ही रिलीवेंट है, बहुत ही अच्छे हैं। अगर इनको आप लगाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। आप अगर नहीं भी लगा पाएंगे, प्रयास करेंगे, तो एनालिसिस क्लास में आप जो है बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ठीक है ना। तो जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन आ चुका होगा, ये हमारा कह रहा है कि यदि ए इक्वल कॉस 30 ये कुछ इस तरह से दिया गया है, इसको हम लिख देते हैं। ए बराबर दिया है कॉट 30 है इंटू टेन 60 है, फिर प्लस में है कॉट 60 है और इंटू टेन 30 है, और इसमें ए की वैल्यू पूछ रखा है। ये देखो कितना सरल सवाल है, जरा इसको ध्यान से देखो। कुछ नहीं करना है आपको, केवल वैल्यूज याद रहनी चाहिए। अगर आपको वैल्यूज नहीं है ट्रिग्नोमेट्री की तो फिर आप फंस जाओगे, ठीक है ना। इतना तो आपको आना चाहिए। देखो कॉट 30 का मान कितना होता है, हम सिंपल सी बात है, टेन 30 का मान 1/√3 होता है, पलट देते हैं, यानी कि यहाँ √3 आ गया। टेन 60 का मान √3 होता है, कॉट 60 का मान 1/√3 होता है, टेन 30 का मान 1/√3 होता है। ये देखो अगर कोई भी चीज रूट में होती है और उनका स्क्वायर करते हैं तो वही संख्या आ जाती है। यहाँ पे भी 1/3 आ जाएगी, तो यहाँ 3×3 = 9, 1 10/3। ये आपका बड़े प्यार से आंसर निकल के आ गया है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये आपका बी नंबर आपका ऑप्शन है, ठीक है ना, आंसर है। अब आपको क्या करने का है, अगर जिसका भी सवाल सही है उसको वहां पे अपना सही का निशान लगाना है और जिसका गलत है उसका गलत का निशान लगाना है। और जो समझ में आया है ठीक है, नहीं समझ में आया तो आप इसको फिर से देखिए, ठीक है ना। और इसको जरूर जरूर कॉपी में भी नोट कर सकते हैं अगर आपको नहीं आ रहा सवाल, ठीक है। तो इसे नोट डाउन करो भाई। तो आई होप ये सबने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन सारे ही बहुत शानदार हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा ग्राफ वाला आ गया है, ठीक है ना, स्टैटिक डाटा का, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या होता है, कह रहा है एक व्यक्ति जो है 20,000 रुपए, नहीं ये डाटा वाला नहीं है, ये जो है अच्छा सा परसेंटेज का क्वेश्चन है। देखो एक व्यक्ति जो है 20,000 रुपए 6% के वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए उधार लेता है, ठीक है भैया, ले लिया। वह इसे तुरंत किसी अन्य व्यक्ति को ट्रांसफर कर देता है 3 साल के लिए और ब्याज 8.5% कर दिया। क्या चालाकी लगाई बंदे ने। और वहां से जो है आपको परसेंटेज लाभ कितना कमा रहा है उसको ध्यान में रखना, बताना है। तो देखो कंडीशन नंबर फर्स्ट, जब वो उधार लिया, कहा कितना लिया, देखो साधारण ब्याज का फार्मूला हमको सबको पता है कि कितना होता है ब्याज, इसको कितना भरना पड़ेगा, PRT/100, यही तो होता है, सबको पता है। पी कितना है, पहले 20,000 रुपए लिया है, दर कितनी है 6% की, टाइम 3 साल का लिया है, बटे 100, कैंसिल आउट करो, 6×3 = 18, 36 हो जाएगा, 00, ठीक है ना। ये आपका ब्याज आया पहली कंडीशन में जहां से वो उधार लिया। अब वो कहीं और ट्रांसफर कर दे रहा है तो उसका एसआई दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, 20,000 रुपए ही है, परसेंटेज आपका 8.5% है, 3 साल के लिए दे रहा है। तो यहां से देखो ये 00 कैंसिल हो गया, ये देखो 2 से गुणा कराओगे 17 हो गया, 17×3 = 51, यानी कि 5100 निकल के आ गया है। अब देखो
आपका जो प्रॉफिट होगा या लाभ होगा वो क्या हो जाएगा, 5100 में से जब आप 3600 घटा दोगे आराम से आपका हो जाएगा, यहाँ डबल जीरो आ गया, 11 में से 6 जाएगा, 5 आएगा, 1 आएगा, ठीक है ना। 1500 रुपए वो कमा ले रहा है बिना फालतू के 3 साल में, ठीक है ना। कुछ नहीं किया, एक जगह से उधार उठाया दूसरी जगह उधार दे दिया, बस आपका जो है परसेंट रेट जो है बढ़ा दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। तो इसे आप नोट डाउन करें, और जिसका सही है तुरंत सही का निशान लगाओ, और गलत है तो गलत का निशान लगाओ। ऑनेस्टी रखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। अगर आप ऑनेस्टी नहीं रखेंगे तो फिर आप किसी काम के आदमी नहीं है। तो आई होप सबने नोट डाउन कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आपका आ चुका है स्क्रीन पे, पढ़ते हैं। डाटा वाला क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, एक आपको ग्राफ दे रखा है और कई सारी कंपनियां बता रखा है, ठीक है ना। कंपनियां नहीं है, कार जो है उसके बाद में कार और बाइक कितनी बिक रही है, कहाँ से किस कंपनी से, वो बता रखा है, ठीक है भाई। जरा इसको ध्यान से पढ़ो। P1 बराबर दे रखा है बाइक के औसत सेल और कार के औसत सेल का अंतर है, ठीक है भाई। P2 जो है वो कार और बाइक की बिक्री का कुल जो है मूल्य है, ठीक है। अब आपको ज्ञात क्या करना है, P2 माइनस P1 करना है, यही तो करना है ना। तो देखो जरा एफ में थोड़ा सा ग्राफ बना लेते हैं। एफ में जो है आपकी जो बाइक है ये कितने का है, 400 है। कार जो है ये कितना है, 900 है, ठीक है। आपकी जो जी है इसमें जो है बाइक जो है कितनी है, 350 है, और आपकी कार जो है वो कितनी है, 450 है। अब आपकी यच की बात करें, यच कंपनी की, तो इसमें बाइक कितनी है, 550 है, और आपकी जो कार है वो कितनी है, ये है आपका 650। आपकी आई की बात करें, बाइक की बात करें, तो इसमें जो है 600 बाइक्स हैं, और कार जो है वो कितनी है, 800 है। आगे बढ़ते हैं, आई जे हो गया, जे में बाइक कितनी है, 700 है, और कार भी आपका 700 है। पहले तो आपको P1 निकालना पड़ेगा, ठीक है। P1 क्या होता है, P1 इसने दे रखा है कि जो टोटल बाइक्स का एवरेज है और कार का एवरेज है उनका माइनस करना है। तो पहले बाइक बाइक जोड़ लेते हैं, ठीक है ना। देखो ये देखो 4 है, ये 3 है, 750 हो गया। 750 में 50 जोड़ लोगे कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा, 8 5 1300 हो गया, ठीक है। अब 1300 में 6 जोड़ोगे 1900 हो जाएगा, 1900 में 7 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 2600 आएगा कि नहीं आएगा। और पूरा कितने हैं, 5 है, यानी कि ये निकल के आ गया आपका एवरेजन, ठीक है भाई। अब कार का निकालने का, 900 यहाँ है, और उसके बाद 9 4 13, 1350 हो गया। 13.5 में 50 जोड़ोगे आपका 14 हो जाएगा, 14 6 20 हो गया, 20 8 28 हो गया, 28 में 7 जोड़ दोगे 3500 हो जाएगा, डिवाइड बाई 5। अब देखो क्या करना है, इसको माइनस करना है। ये बड़ी वाली संख्या है तो इसके आगे प्लस, ये माइनस लगा देते हैं। अब देखो नीचे वाला समान है तो 3500 में से 600 घटा देते हैं तो आपका 900 आ जाएगा, बड़े 500 आ जाएगा। इसको काटोगे तो 18 95 यानी 180 आ गया P1। अब P2 की बात कर लेते हैं। P2 क्या कह रहा है, टोटल सम, इन दोनों को ऐड कर लो, कार और बाइक दोनों सबका मूल्य पूछ रहा है ना। देखो 35 में 6 जोड़ोगे 41 हो जाएगा, 41 में 20 जोड़ दोगे 61 हो जाएगा, 6100 जो है ये आ गया P2। तो P2 माइनस P1 अब तो आराम से निकल जाएगा, 6100 माइनस 180 घटा दो 5920 आ गया आपका आंसर। बात समझ में आई कि नहीं आई। देखो डाटा वाला क्वेश्चन आसान होता है, लेकिन थोड़ा सा उसमें पेशेंस देने की जरूरत होती है, आराम से उसको रीड करना होता है, उसके बाद में उसके कॉन्सेप्ट को समझ करके आराम से लगा देना होता है, ठीक है ना। अब जिसका भी ये सवाल सही है तो सही का निशान लगाओ, और अगर गलत है तो गलत का निशान लगाओ, बात सीधी सी है, ठीक है ना। और इसे नोट डाउन करो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपने नोट डाउन कर लिया होगा, और अगर कोई भी आदमी यहाँ पे देख रहा है वीडियो और वो जो है मॉक टेस्ट नहीं किया है तो ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन एक बार आप जरूर वहां पे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के मॉक लेकर के उसको लगाओ, ठीक है ना। ऐसा करने से आपको जो बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगी।
चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ठीक है, ये यक्स वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है। यदि लाभ जो है 10% का हो रहा है तो आपको यक्स की वैल्यू ज्ञात करनी, कुछ नहीं करना, बहुत ही सरल सवाल है, ठीक है ना। देखो कैसे हैंडल करते हैं। 44 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कि सीपी, सीपी मतलब सबको पता है ना, कास्ट प्राइस, ये इक्वल है यक्स संख्याओं के एसपी के यानी कि सेलिंग प्राइस के। देखो कुछ नहीं करना होता, इसको इधर भेजना होता है, इसको इधर भेजना होता है, सीपी बाई एक्स हो जाएगा और इधर एसपी बाई 44 हो गया। अब जिसके नीचे जो होता है वही उसकी वैल्यू होती है। आपका क्रय मूल्य यक्स हो गया और सेलिंग प्राइस 44 हो गया। अब बताओ लाभ परसेंट बराबर क्या होता है? फार्मूला सबको पता होगा, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। देखो ये सारी चीजें मैं लिख रहा हूं तो टाइम लग रहा है, अगर डायरेक्ट करना होता तो एकदम इसे जो है 30 सेकंड में आंसर आ जाता। बात समझ में आई नहीं? ये सब लिखने की जरूरत नहीं, बस इसको ऐसे डायरेक्ट मान लेते, इसको डायरेक्ट मान लेते। तो देखो आप क्या लाभ परसेंट आपका 10% दे रखा है, लाभ आपको पता है, इसमें से इसको घटाना पड़ेगा, 44 माइनस एक्स हो गया, डिवाइड बाई क्रय मूल्य कितना है, एक्स है गुणे 100। ये देखो 1 0 कैंसिल होगा, ये इधर आ जाएगा, इधर हो जाएगा एक्स, इधर गुणा करा दो, 440 हो गया, ये माइनस 10 एक्स हो गया। ये देखो माइनस इधर आएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि 11 एक्स हो जाएगा, 440 हो गया, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, आराम से आपकी 40 आ जाएगी। बोलो कुछ परेशानी है? तो इसमें आपका 44 नंबर आंसर आ गया है। तो इसे आप नोट डाउन करें और जिसका सही है सही का निशान और जिसका गलत है सो गलत का निशान लगा लो, ठीक है ना। तो इसे आप नोट डाउन करो, फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। चलिए भाई, ये जो है आपका नोट डाउन हो चुका होगा आराम से। नजरें केवल स्क्रीन पे होनी चाहिए तभी चीजें समझ में आएंगी, वरना फिर नहीं आएंगी। बात समझ में आई या नहीं आई? और अगर जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपके लिए बेनिफिट है, ठीक है ना। ये देखो जेन्युइन चीजें आ रही हैं, ऐसा नहीं है कि बस 10 सवाल उठाए और कोई भी कहीं से भी कठिन सरल। ये देखो सिस्टमैटिक चीजें हैं, आपको जो है पहले क्वेश्चन दिया जा रहा है लगाने के लिए, ऐसा नहीं है कि मैं कहीं से भी सवाल उठा करके ला रहा हूँ, मॉक नंबर ये उसके बाद लगा रहा हूँ, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है। आराम से आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है, आप उसको रियलिटी के रूप में मॉक लगाइए, फिर आके यहाँ पे एनालिसिस कीजिए। बात समझ में आई ना? तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है बिंदु यक्स से खींची गई स्पर्श रेखा वृत्त को यू पर स्पर्श करती है, वो इसका सेंटर है। यदि यक्स यू बराबर 15 सेंटीमीटर, ओ यू बराबर 8 सेंटीमीटर, तो ओ एक्स का मान गया। तो कुछ नहीं करना, एक सर्कल बनाओ, फटाक से एक सर्कल बना भाई, बहुत ही अच्छा सर्कल बन गया एक बार में। और ये कह रहा है कि एक एक्स पॉइंट है, मान लिया हमने ये एक्स पॉइंट है, ये यू पॉइंट है, यहाँ पे एक टेंजेंट आपका जा रहा है, ठीक है ना, ये आपका वो पॉइंट है, यहाँ से इसको मिला दिया हमने, इसको मिला दिया। बात समझ में आई? अब देखो आगे कह रहा है कि किसकी किसकी क्या वैल्यू है भाई। यहाँ पे कह रहा है यक्स यू बराबर 15 सेंटीमीटर बोल रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं हो सकता क्या? पहले ओ यू देख लेते हैं, ये 8 सेंटीमीटर बोल रहा है, ठीक है। ओ एक्स आपसे मांग रहा है, ठीक है, ये वाला मांग रहा है। देखो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेकन है, यहाँ पे ये यक्सयू मांगना चाहिए इसको, यक्सयू बराबर क्या होगा, और यक्सो दिया गया है ये 15 सेंटीमीटर। बात समझ में? इतना करेक्शन कर लीजिएगा। अब देखो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जरा इसको ध्यान से देखो। आपको वृत्त में एक कंसेप्ट पता जरूर होना चाहिए, अगर कोई भी टेंजेंट किसी भी सर्कल पर जो है टेंजेंट खींची जा रही है, तो जो भी आपका यहाँ से सेंटर से जो भी रेखा खींची जाएगी उस पर 90 अंश का कोण बनाती है, ठीक है ना। अब देखो ये ठीक है सही है, नहीं नहीं सही है, सारी चीजें सही है, ठीक है। एक्स को याद करना है, ये 15 सेंटीमीटर है। चलो ये जो कर देखो 90 सेंटीमीटर 90 अंश का कोण बना रहा है। अब क्या करना है, ये जो है आपका समकोण त्रिभुज बन रहा है, पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। तो कुछ नहीं करना, ये आपका कर्ण हो गया है, कर्ण का स्क्वायर जो होगा ये आपका आधार के स्क्वायर के और लंब के स्क्वायर के बराबर होगा। 15 का स्क्वायर करोगे 225 आ जाएगा, और 8 का स्क्वायर करोगे 8 अठाई 64 आ जाएगा। देखो 5 4 9 हो गया, 6 2 8 1 9 हो गया, 2 1 यहाँ देखो 8 आएगा, ठीक है ना। ये आपका 100 हो गया। हमने पता है कि अगर इधर स्क्वायर रहता है इधर स्क्वायर रूट हो जाता है, 289 का स्क्वायर रूट है 17 का रूट है
एकदम आराम का आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखो इसमें एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, एक आपका सर्कल है, उस पर एक टेंजेंट पड़ रही है एक्स से लेकर यू पर। अगर ये टेंजेंट है तो 90 डिग्री कोण बनाएगा आपके सेंटर पर, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, ये देखो 90 बन गया, तो ये आपका लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, ठीक है ना। अंग्रेजी में बात करें, ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है, वो बेस है, ठीक है। अब ये पाइथागोरन प्रमेय होता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल लंब परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये हमने लगा दिया, 100 की वैल्यू आराम से आ गई, ठीक है ना। तो जिसका सही है सही का निशान, गलत है गलत का निशान, और इसे नोट डाउन करो। चलो भाई अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही सुंदर सा है, जो कि स्क्रीन पे आ चुका है। यदि x माइनस 1/x इक्वल 4 है तो x पावर 6 प्लस x पावर 6 क्या होगा, ये दे रखा है। ये दे रखा है और आपसे ये चीज पूछ रहा है। चलो देखो इसको अप्रोच कैसे करते हैं। आपको एक फार्मूला जरूर पता होना चाहिए, अगर इस तरह से दे दिया जाए आपको तुरंत निकालने का है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। इसका स्क्वायर करोगे इधर जाएगा, इसका स्क्वायर करो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 -2 आएगा इधर। तो ये इधर 4 है, इधर माइनस में इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू क्या आएगी, 6 आएगी। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई, बात समझ में आ चुकी है ना। तो इसका स्क्वायर भी करना था ना, 4 चौक 16 हो जाएगा। इसके इस साइड का भी स्क्वायर करो, 4 चौक 16 हो जाएगा, 16 में से 2 जोड़ने का है, 18 हो जाएगा इसकी वैल्यू, ठीक है ना। अब देखो ये 18 आ चुका। अब देखो यहां से अगर हम इसका क्यूब कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल क्यूब, क्या 18 का क्यूब होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब देखो क्या करने का है, यहाँ पे एक फार्मूला बनता है, क्यूब करोगे एक्स पावर 6 प्लस 1/x पावर 6 मिल जाएगी, और ये बराबर होगा आपके इसके क्यूब के और प्लस 3 × 18, ये आएगा आपका, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर बनेगा। देखो अब यहां से कैसे आप निकाल सकते हैं, इतना क्यूब करोगे बहुत टाइम लगेगा, कुछ नहीं करना है इस समय, जो है आपको ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है। देखो क्या करते हैं, 8 का क्यूब 18 क्यूब करोगे, यूनिट डिजिट क्या आएगी, 8 × 64 और 4 आया, 8 चौक 32, यानी कि 2 आएगा यूनिट डिजिट, और 8 3 क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, यानी कि 4 आ जाएगा, यानी टोटल मिला के पीछे 6 आना चाहिए। तो जरा आप अपने ऑप्शन को देखोगे कि लास्ट में जो है किसके 6 आ रहा है, बी वाले ऑप्शन के, यानी कि इसका आंसर है 4786। बात समझ आई नहीं, और किसी के लास्ट में जो है 6 नहीं आ रहा है। तो इस तरह से आप ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं। क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया, पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकाली, फिर यहाँ से एक्स पावर 6 प्लस 1/x पावर 6 की वैल्यू निकाली। तो यहाँ पे देखो हमने एलिमिनेटिंग ऑप्शन एलिमिनेटिंग मेथड का यूज किया है यूनिट डिजिट का। यहाँ पे यूनिट डिजिट 2 है, यहाँ पे 4 है, दोनों ऐड किया 6 है, बी ऑप्शन में मिल गया, बात खत्म हो गई, ठीक है ना। तो इसे आप नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आगे चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये आप सबको नोट डाउन हो चुका होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुछ नहीं है, एकदम कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस गोले को 2 भागों में बांट दिया गया है, तो इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई ये बताना है। देखो सिंपल सी बात, मान लेते हैं ये आपका एक तरबूज है, क्या है, तरबूज है, मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है, हम तो मैथ के स्टूडेंट हैं। देखो इसको 2 भागों में बांटना है, बांट दिया हमने, ये एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, बात समझ आई ना। अब तुम बताओ मुझे कितना सरफेस एरिया जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल बड़ा है, एक तो ये बढ़ गया, एक तो ये बढ़ गया, यानी कि एक वृत्त दोनों बढ़ रहे हैं, यानी कि 2πr²। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, आराम समझ में आई। और इसका रेडियस कितना होगा, व्यास 7 दे रखा है, रेडियस 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। वैल्यू रख दो 2,
पाई का मान 22/7, आर का मान 7/2, 7/2। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो चुका है, ठीक है। 22 का 7 से गुणा इधर करेंगे तो 11 हो जाएगा, 11 7 77। ये जो है आपका आंसर आ चुका है। इतना आपके पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि हो चुकी है। बात समझ में आई ना। जब दो भागों में इसे काटोगे तो इधर वाला जो आएगा कटा वाला, ये कटा वाला दोनों वृत्तीय रहते हैं, इसलिए हमने पाई आर स्क्वायर लिया। 2 है तो 2 पाई आर स्क्वायर ले लिया, ठीक है ना। और कुछ नहीं किया है। तो अगर सही है आपका सवाल तो सही का निशान, और ना फिर गलत का निशान, और इसको नोट डाउन करो। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखो कुछ नहीं कह रहा है निम्नलिखित आयत चित्र एक कारखाने में श्रमिकों और साप्ताहिक वेतन को दर्शाता है, ठीक है। कह रहा है कितने श्रमिक जो है 200 रुपए से अधिक वेतन लेते हैं, ठीक है ना। देखो जरा इसमें कह रहा है कि 100 से लेकर के 200 रुपए का वेतन ले रहे हैं कितने लोग, 10 लोग, ठीक है ना। 201 से लेकर के 300 तक ले रहे हैं कितने लोग, 20 लोग ले रहे हैं। और आपका 300 से 400, 301 से 400 ले रहे हैं मजदूरी कितने लोग, 50 लोग। इसके बाद 401 से 500 के बीच में ले रहे हैं 15 लोग, ठीक है भाई। जो कह रहा क्या 200 से ऊपर कितने लोग ले रहे हैं, कुछ नहीं करना है। 50 में 20 जोड़ोगे कितना, 70 हो जाएगा। 70 में 15 जोड़ोगे 85 हो गया। 85 आपका आंसर आ चुका है, ठीक है ना। तो इसे आप नोट डाउन करो और आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन और भी आसान है, ठीक है ना, एकदम बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। कह रहा है कि एक जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण 180 अंश है। पहले एक सेंटर बनाओ, कुछ नहीं करना, सेंटर नहीं, पहले एक सर्कल बनाओ। बन गया ना। कह रहा है कि एक जीवा द्वारा उसके केंद्र पर अंतरित कोण 180 है। 180 कोण अंश कब बनता है, जब इस तरह से एक रेखा जाती है। बात समझिए ना। और ये सेंटर है और इस पर 180 कब बनेगा, जब ये इसका जो है क्या होगा, व्यास होगा। बात समझ में आई ना। और कह रहा है तो उस जीवा द्वारा वृत्त की परिधि पर आंतरिक कोण बताओ, यानी इसके द्वारा इस पर जो ये कोण बन रहा है ये कितना होगा। तो मैं बता दूं, ये आपका पहली बात तो व्यास क्लियर हो गया कि ये व्यास है। दूसरी चीज, वृत्त में होता है कोई भी व्यास होगा वो कहीं पर भी कोण बनाए पूरे परिधि पर, वो हमेशा 90 अंश का कोण बनाता है। बात समझ में आई ना। तो ये यहाँ पर आपका आंसर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। बात समझ में आई ना। इसे आप नोट डाउन कर लो। इस बात को भी समझ लो कि व्यास के द्वारा जो परिधि पर कोण बनाया जाता है वो 90 अंश होता है हमेशा, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हमको फाइंड द वैल्यू ऑफ k प्लस 1/2 एंड नहीं 1/k, सॉरी k माइनस 1/k इंटू में आपका है k स्क्वायर प्लस 1/k स्क्वायर इंटू में है k की पावर 4 प्लस 1/k की पावर 4। ये बताना है, कुछ नहीं करना है, एकदम सरल सवाल है। देखो क्या करते हैं, ये a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला बना है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी k स्क्वायर माइनस 1/k स्क्वायर। ये दोनों के ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर का फार्मूला बना रहे हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इसका स्क्वायर के की पावर 4 हो जाएगा, 1/k की पावर 4 हो जाएगा। इसको बगल वाले को रख दो। ये बताओ ए माइनस बी ए प्लस बी का फार्मूला बना रहे हैं, ए बी हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि के पावर 1 हो जाएगा, 1/k की पावर 8 हो जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। बहुत लोग बात समझ में एक नहीं आई। तो इस तरह से आपको ये आपका आंसर हो गया है। तो इसे आप नोट डाउन कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं।
चलिए भाई अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये बहुत ही सुंदर सा सवाल था। देखो सारे सवाल सरल ही होते हैं, बस आपको दिमाग लगाना थोड़ा ज्यादा जरूरी होता है। अगला सवाल हमारा बहुत ही लंबा चौड़ा है लेकिन आराम से आ जाएगा। ये आपका टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस का है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का है। देखो क्या कह रहा है, एक ट्रेन है, एक स्थान यस से जो है सुबह 10 बजे शुरू होती है चलना, ठीक है, चल रही है। दूसरे स्थान टी पर उसी दिन दोपहर 2:30 में पहुंच जाती है। यानी टाइम कितना हुआ तुरंत पकड़ लो। टाइम आपका 4.5 घंटा हुआ कि नहीं हुआ। चलो आगे कह रहा है कि रेलगाड़ी की जो चाल है वो 40 मीटर पर सेकेंड है। और आगे पूछ रहा है कि कितनी दूरी वो चला है, इसको बताओ। कुछ नहीं करना है। पहली बात तो ये स्पीड है, इसको जो है किलोमीटर पर आवर में बदल लो। किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18 बजे 5 से गुणा करते हैं। 5 और 40, 18 का गुणा 8 से करोगे 144 हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। अब दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय होता है। चाल 144 से समय आपका 4 दूनी 8 एक 9/2 हो गया है। 2 से काटोगे 72 आ जाएगा। 9 दूनी 18 हो जाएगा, ठीक है। 9 से 63 हो जाएगा। 63 एक 64 हो गया। 648 आपका जो है क्या आ चुका है, आंसर आ चुका है। ये इतनी दूर ये चला है रेलगाड़ी, ठीक है ना। तो सही हो तो सही का निशान, वरना फिर जो गलत का निशान लगाओ और नोट करो। चलिए भाई अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 12 नंबर सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है एक यदि चावल की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाए, यानी कि मान लो आप कहीं पे रह रहे हो और वहां पे जो है चावल जो है उसकी कीमत में 25% की वृद्धि हो जाती है, तो ये पूछ रहा है कि आपको खपत अपनी कितनी कम करनी पड़ेगी कि चावल का जो चावल पर होने वाला जो पहले खर्च था वो 40% कम हो जाए, यानी कि अब और कम खाएंगे, ठीक है ना। तो देखो क्या करने का है। कुछ नहीं करते, ऐसा जब भी कुछ होता है तो एक फार्मूला होता है प्रभावी परसेंटेज। ये होता है ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, ठीक है ना। टोटल कमी, टोटल में कितने का बोल रहा है, कितने कमी हो जानी चाहिए प्रभावी परसेंटेज 40% की, यानी कि माइनस के साथ 40 लिखेंगे। कमी है इसलिए माइनस लगाए। बढ़ा कितना है 25% बढ़ा है, प्लस में है बढ़ाना। कितना कम करना है, खपत को क्या करना है कम करना है, यानी कि माइनस एक्स करना है, ठीक है ना। चलो भाई इधर क्या करते हैं, ए बी, ये प्लस माइनस के माइनस हो जाएगा, 25x/100 हो जाएगा। 25 से क्या 25, 25 चौका 100 हो जाएगा। ये इधर माइनस करेगा, इधर माइनस जुड़ जाएगा। -40 -25 जोड़ोगे कितना हो गया, -65 हो गया। इधर आ जाएगा तो 4 1 के 4 1 5 -5x/4 हो जाएगा। 13 25 65 हो जाएगा। ये इधर गुणा गया 13 जो कि 52 हो जाएगा। ये x आ गया। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। कुछ नहीं करना यार, यहाँ पे इफेक्टिव परसेंटेज लिख दिया, कितनी वृद्धि उसको लिख दिया, कमी हमको पता नहीं x रख दिया, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका आराम से सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लिया और कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो इसे नोट डाउन करो। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, समान क्षमता वाले दो बर्तनों में जूस और पानी का परसेंटेज जो रेशियो है वो 3:5 का है और 3:1 का। देखो आपके पास दो बर्तन है, एक तो पहला बर्तन, एक दो दूसरा बर्तन। इसमें जो है जूस और पानी का रेशियो 3:5 है, इसमें 3:1 है। यही है ना, ठीक है भाई। आगे कह रहा है दोनों बर्तनों को एक में मिक्स कर दो और एक बड़े बर्तन में दोनों को डाल दो, ठीक है। अब क्या करना है कि उनका जो है नया मिश्रण का अनुपात कितना होगा यही बताना है। देखो क्या करते हैं, जब भी इस तरह से कहा जाए कि इन दोनों को मिला करके एक बर्तन बड़ा वाला बना दो और उसके बाद में इसमें इसका रेशियो निकालो, कुछ नहीं करना। ये आपका जूस है, ये आपका वाटर है, ये आपका जूस है, ये आपका वाटर है, कुछ नहीं करना। जूस कितना है 3 है, टोटल कितना है 5 3 8। जूस इसमें कितना है 3 है, टोटल कितना है 4।
पानी कितना है 5 है, टोटल है 8। पानी 1 है, टोटल है 4। 8 4 क्लासा 8 होगा, ये 3 होगा, ये 4 दूनी 8 हो। देखो क्या कैसे करते हैं, इधर 8 1 के 8, यहाँ 3 होगा, यहाँ पे 4 दूनी 8 होगा, 2 3 6 होगा, 6 3 9 हो जाएगा। यहाँ पे देखो 8 आएगा नीचे, और इधर हो जाएगा 5, और इधर हो जाएगा ये 2, 5 2 7 हो जाएगा। रेशियो निकालोगे ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 9:7 जो है ये आपका आंसर आ गया। बोलो कुछ है इसमें? कुछ भी नहीं है। बस अगर आपको ये पता होता इस तरह से लगाना, आप लगा ले जाते। ठीक है ना, इसे आप नोट डाउन कीजिए। और स्ट्रेस नहीं लेना है कि हमको आ नहीं रहा है, क्योंकि हर आदमी हमेशा जो है सीखता रहता है केवल। तो चलिए इसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है नीचे दिए गए बार ग्राफ में 5 महीने में 2 दुकानों पी और क्यू 2 दुकानें हैं, उनके जो है इरेजरों की संख्या कितनी बिकी है उसको ज्ञात करना है। ठीक है ना, ठीक है भाई, यहाँ पे कुछ दे रखा है, इसको लिख लेते हैं पहले। देखो जे दुकान में पी की वैल्यू कितनी है, क्यू की वैल्यू कितनी। पी की वैल्यू है आपकी 250 और इसकी वैल्यू है 200। के में क्या है, के में पहले की वैल्यू है 240 और दूसरे वैल्यू है 210। यल में इधर है 260, इधर है 220। यम में इधर है 230, इधर है 215। यन में इसकी वैल्यू है 225, इसकी वैल्यू 205। ये आपका दे रखा है। ठीक है ना, तो आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही नहीं है। पहला कह रहा है जे और के में, जे और के में पी द्वारा बेचे गए इरेजरों की कुल गणना क्यू संख्या द्वारा यम और एन में बेचे गए इरेजरों की संख्या का अनुपात 93:98। पहले इसको चेक कर लेते हैं। जे और के में पी की वैल्यू पकड़ने के लिए बोला है, इसको ऐड कर लो। 25 और 24 जोड़ोगे 49 हो जाएगा। उसके बाद में या किसमें बोला है, इसने बोल रखा है यम और एन में क्यू पकड़ना है, यम में और एन में क्यू पकड़ लो भाई। तो ये हो जाएगा, देखो ये तो 5 5 10 हो गया, यानी ये भी 21 हो गया, 21 दूना 42 हो गया। देखो भाई कहीं से आपका वो 93:98 आ रहा, नहीं आ रहा, यानी कि आपका जो है क्या है, गलत है। पहला ऑप्शन क्या है, गलत है। दूसरे ऑप्शन की बात कर लेते हैं, कह रहा है पी और क्यू बेचे गए इरेजरों की कुल संख्या के बीच का अंतर शून्य है। देखो जरा, क्या उन दोनों के बीच का जो अंतर है वो शून्य आ सकता है? देखो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे लास्ट में क्या है, 0 है, यहाँ पे क्या है 0 है, यहाँ पे क्या है 0 0, और यहाँ पे देखो 5 आ गया। ठीक है भाई, अब आगे देखते हैं, इसमें 0 है 0 है 0 है, यहाँ 5 है 5 है, 5 5 10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। यानी कि पहली संख्या में लास्ट में 5 आ रहा है, दूसरी संख्या में 0 आ रहा है, घट के कैसे 0 आएगा? यहाँ भी 5 होता तब तो 0 आता ना, या तो यहाँ भी 0 होना चाहिए। यानी कि दूसरा ऑप्शन भी आपका सही नहीं है, यानी कि दोनों के दोनों नाइदर 1 नार 2, ये आपका ऑप्शन सही है। ठीक है ना, तो इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं या फिर समझ सकते हैं। चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन भी हमारा बहुत ही शानदार सा सवाल है। इस पूरे मॉक में सारे सवाल जो है बहुत ही तगड़े हैं, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही मतलब ऐसा नहीं है कि केवल हार्ड क्वेश्चन रखे गए हैं या केवल इजी क्वेश्चन रखे हैं। इजी भी है, मॉडरेट भी है और हार्ड भी है। कह रखा है कि यदि हमको दे रखा है a + b = 6 है और ab = 4 है, और आपसे पूछ रहा है a³ + b³ का फार्मूला बताओ। अब देखो ये बात तो अलग है कि आपको a³ + b³ का फार्मूला ना आए तो आपको क्या, मैं तो क्या कोई भी आदमी जो है आपको पास नहीं करा सकता, क्योंकि आपको ये तो याद करना पड़ेगा। बात सिंपल सी है। ठीक है ना, a³ + b³ का फार्मूला क्या होता है, सिंपल सा है। इसके 2 मेथड्स है, इस तरह से ना जाओ इसको। ठीक है ना, अगर हम ये फार्मूला लगाएंगे a + b का होल क्यूब बराबर a³ + b³ + 3ab × a + b। यहाँ पे देखो सारी चीजें हमको पता है। a + b 6 है, 6 का क्यूब करोगे 216 हो जाएगा। ये प्लस में इधर माइनस लाओ,
ये ए बी है, ये 4 है, 4 3 12 हो गया, 12 6 72 हो गया, घटा दो भाई, इधर आएगा 4 और 21 में से 7 घटाओगे कितना आएगा आपका 14 आ जाएगा, 144 आपका मस्त तरीके से आंसर आ गया। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? कुछ नहीं करना, अगर आपको ए प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला नहीं पता है समझ लो आप संकट में हो, ठीक है ना, इसको याद कर लो, कोई टेंशन नहीं है, इसको आप नोट डाउन करो। चलिए इसके बाद हम अपने अगले 16 नंबर सवाल की ओर बढ़ लेते हैं। 16 नंबर सवाल भी एक ज्योमेट्री से आया हुआ सवाल है, और ज्योमेट्री से जब भी सवाल आता है तो सरल तो होता है लेकिन दिमाग लगाना बहुत जरूरी होता है। देखो कह रहा है एक जीवा है या कॉर्ड है जो कि वृत्त के केंद्र और शीर्ष चाप पर, अब देखो ध्यान से पढ़ना भाई, एक जीवा है जो वृत्त के केंद्र और शीर्ष चाप पर कोण बनाता है और उन कोणों का योग 180 अंश है। अब आपको बताना है वृत्त के केंद्र पर बनने वाला कोण क्या होगा। बहुत ही शानदार सा सवाल है और टेक्निकल सवाल है, और आसान भी हम कह सकते हैं अगर आपको आता है तो देखो क्या करने का है, ये आपका सेंटर है, ठीक है, ये आपकी क्या है, कॉर्ड है या जीवा है। देखो दीर्घ चाप क्या होगा, ये पूरा है, ठीक है ना, ये आपका सेंटर है, ठीक है, यहां से ये जो है एक और एंगल बन रहा है, इसको अगर हम यक्स मानेंगे, इसको क्या मानोगे, x/2। यही ना होता है कंसेप्ट कि अगर कोई भी कोण, कोई भी जीवा अगर सेंटर पर जितना कोण बना रहा होता है परिध पर उससे आधा कोण बनाएगा, यानी कि इन दोनों का आपको सम जो दे रखा है वो 120 दे रखा है। जोड़ दो भाई, 3x/2 हो गया, ये बराबर 120 हो गया, x बराबर आपका हो जाएगा 4 3 चौके 12 हो गया, और यहां से निकल के क्या आएगा भाई, ये देखो ये कितना है, 180 है, तभी तो गड़बड़ी हो रही है, ये 180 है, 3 6 18 हो गया, 6 दूनी 12, यानी कि 120 अंश ये बनाएगा कहाँ पे, सेंटर पर। तो ये आपका आंसर है। बहुत ही आसान सा सवाल है, कुछ नहीं करना, सर्कल है, एक कोण के सेंटर पर बन रहा है, दूसरा जो है दीर्घ चाप पे बन रहा है, कोई टेंशन नहीं है। ये इसका दुगना होता है तो इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, 180 बराबर हो गया, एक्स की वैल्यू निकाल ली, बात खत्म हो गया, ठीक है ना। इसे आप नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ रहे हैं। चलिए भाई आगे बढ़ लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन भी हमारा ज्योमेट्री से ही है, लेकिन ये ट्रायंगल से है, ठीक है ना। देखो कह रहा है कि त्रिभुज जे के एल जो है दो, पहले तो जे के एल बनाओ भाई, ये जे हो गया, ये के हो गया, ये एल हो गया। कह रहा है दो माध्यिकाएं हैं जे एक्स और के वाई, जे एक्स और के वाई, ये आपकी दो माध्यिकाएं बन गई। आगे बढ़ो भाई, कह रहा है ये दोनों समकोण पर काटती है, यानी कि ये कोण अगर समकोण है तो ये भी होगा समकोण, ठीक है। आगे बढ़ो, कह रहा है कि यदि के एल बराबर 22 सेंटीमीटर, ये पूरा 22 है तो ये कितना होगा, 11 होगा। आगे बढ़ो, आगे कह रहा है के वाई बराबर 12 सेंटीमीटर, ये के वाई जो है ये 12 सेंटीमीटर, जरा सब ध्यान देने की जरूरत है। के वाई बराबर 12 सेंटीमीटर है, और आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है जे एक्स की वैल्यू बताओ, जे एक्स की वैल्यू बतानी, यानी इतनी पूरी बतानी है, ठीक है ना। देखो इसको कैसे लगा सकते हैं हम, ठीक है। सवाल देखो, अप्रोच समझना भाई, और कुछ नहीं है। देखो ये पूरा लंबाई जो है आपका दे रखा है 12 सेंटीमीटर, और हमको पता है कि अगर जहां पर भी सेंटर होता है बीच में ट्रायंगल के, वो दो भागों में माध्यिका को बांटता है और उनका अनुपात 2:1 होता है, यानी टोटल है 3, और 3 की वैल्यू कितनी है, 12 दे रखी है, और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि 2 की, 3 चौके 12 हो गया, 4 दूनी 8, 8 सेंटीमीटर कितना है, ये है, और ये कितना 11 है, ये आपको फाइंड करना है। बताओ ये समकोण त्रिभुज है तो इसमें आप पाइथागोरस प्रमेय लगेगा कि नहीं लगेगा, आराम से लगेगा। ये आपका जो है हाइपोटेनियस है, ये आपका बेस है, ये आपका जो है परपेंडिकुलर है, तो यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर, बेस मान लेते हैं x है, x की स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे 121 आएगा, ये इधर माइनस आएगा 64 हो जाएगा x स्क्वायर,
ठीक है ना। यहाँ ऊपर कर देता हूँ, x बराबर क्या आएगा, इसमें से घटाओगे आएगा 11 में से 4 गया 7 आ गया, और इधर आया 11 में से 6 गया 5 आया, √57 आया है x की वैल्यू, यहां से लेकर के यहां तक की वैल्यू। अभी मैंने बताया कि अगर ये 1 भाग की वैल्यू है, ये 2:1 में डिवाइड होता है, 1 का मान है 57, तो 2 का मान कितना हो जाएगा, आदमी का सीधी बात है, इसका मान 2√57 हो जाएगा। अगर हम jx की बात करेंगे, इसको जोड़ना पड़ेगा ना, ये 2√57 और ये √57 दोनों जुड़ जाएगा, 3√57 आ जाएगा आपका आंसर। एक बार फिर से समझ लो, बहुत सारा इसमें झोल झपाटा है, लेकिन अब की बार दिमाग एकदम सही से रखना। बोला एक त्रिभुज है JKL, हमने बना दिया त्रिभुज, कोई टेंशन ना है। बोला कि एक माध्यिका JX है, एक KY है, ठीक है भैया। बोला KL की लंबाई 11 है, तो इतना हमने मान लिया 12 है, अरे 22 है, तो ये इतना 11 है। बोला कि ये जो है टोटल जो है 12 सेंटीमीटर की है, हमको पता है 2:1 में ये कटता है, तो हमने इसकी वैल्यू निकाल ली, 8 आ गया। पाइथागोरस प्रमेय लगाया, हमारा इसकी वैल्यू आ गई। अगर ये इसकी वैल्यू है तो इसमें 2 से गुणा करने पर इतने की वैल्यू मिल जाएगी, दोनों को ऐड कर दिया, 3√57 आपका आंसर आ गया। तो इसे आप नोट डाउन कीजिए, ठीक है ना। एक तगड़ा क्वेश्चन है ये। चलिए भाई, इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल 18 नंबर, देखते हैं क्या है क्या नहीं है। मार्कर गिर रहा है। देखो भाई, एक वस्तु का अंकित मूल्य जो है 480 रुपए था, लेकिन दुकानदार ने बोला 5% छूट ले लो, कोई टेंशन ना। अंत में उसने कितने में जो है अपनी सामान को बेचा है, इसको बताना है। आपकी जो मार्केट प्राइस है वो जो है 480 रुपए है, और आपको जो डिस्काउंट मिल रहा है, छूट मिल रहा है, ये 5% का मिल रहा है, और आप कितने में बेचा है इसको ज्ञात करना। देखो सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना। इसमें आपकी जो सेलिंग प्राइस हो जाएगी, इसमें से 5% घटा दो। एक तो ये है 5% घटा दो, या इसका 95% निकाल लो, यही मतलब हुआ ना। ये 1 0 कैंसिल हो गया। अभी देखो, अगर इसको इस तरह से करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, और इसे इस तरह इस अप्रोच से मत करना, ठीक है ना। इसको कैसे करना, पहली बात तो 480 का आप जो है क्या करेंगे, इसका 5% निकाल लेना, छूट, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 5 दूना 10 हो जाएगा, 2 से काटोगे 24 आ जाएगा, 24 रुपए इसका डिस्काउंट आया। अब इसमें से घटा दो, इसमें से घटाओगे 480 है, 20 घटाओगे 60 हो जाएगा, 4 घटाओगे 56 हो जाएगा, यानी कि 456 आपका आंसर आ गया। देखो कितनी जल्दी आ गया, उस तरह से करते तो फंस जाते, ठीक है ना। तो ये आपका सही अप्रोच, तो नोट डाउन कर लो भाई। चलो भाई, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्या कह रहा है कि यदि tan थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल ये है, ए इक्वल दे रहा है साइन थीटा प्लस tan थीटा, बी इक्वल दे रहा है tan थीटा माइनस साइन थीटा, और आपसे पूछ रहा है A² माइनस B²। जरा सा देखो, A² माइनस B² का फार्मूला क्या बनता है, A प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी यानी दोनों को जोड़ दो, साइन थीटा यहीं से जोड़ लेते हैं, क्या बिना फालतू जोड़े। अगर इन दोनों को जोड़ोगे साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, 2 tan थीटा आ जाएगा। अगर घटाओगे क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, tan tan का कट जाएगा, 2 sin थीटा आ जाएगा आपका। मल्टीप्लाई करोगे तो 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा, ये आपका आंसर आ जाएगा। बोलो कुछ है इसमें, कुछ भी नहीं है, आराम से आपका आंसर आ गया। एक फार्मूला लगाना था, A² माइनस B² का, A प्लस बी ए माइनस बी का, ठीक है ना। तो नोट डाउन कर लो, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं धीरे से। इसके बाद हमारा 20 नंबर सवाल क्या कह रहा है, इसको देख लेते हैं। 20 नंबर सवाल कह रहा है त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है भाई, ओके।
कोण सी जो है 90 डिग्री है। ए बी बराबर 25 दे रखा, बी सी बराबर 20 दे रखा है, सेक ए का मान पूछ रहा है। कुछ नहीं करना, देखो बोला क्या पहले, त्रिभुज एबीसी है, ठीक है कर लेते हैं, ए सी बी, ठीक है ना, ये त्रिभुज है, ये 90 डिग्री है। और इसके बाद बोला है कि ए बी बराबर 25 सेंटीमीटर है, और क्या बोला है देख लेते भाई, बीसी बराबर 20 सेंटीमीटर, और आपको सेक ए का मान ज्ञात करना। जरा आप अगर गौर करें अपने दिमागों पर, ठीक है ना, अगर आप अपने दिमाग पे जोर डालें थोड़ा सा, तो यहां से कुछ आ सकता है वैल्यू। पहली बात तो आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पे इसकी वैल्यू, ठीक है ना, चूंकि ये एंगल ये है तो बेस ये होगा, ठीक है ना। और सेक की वैल्यू होती है हाइपोटेनियस या कर्ड बटे बेस। हाइपोटेनियस तो आपको पता है 25 है, बेस कितना होगा, पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे, 25 का स्क्वायर करो 625 हो गया, इसका स्क्वायर करो 400 हो गया, रूट निकालो, ये आ जाएगा 225 का रूट आएगा कितना 15 आएगा, यानी कि 25 बटे 15, यानी कि 5×25 5×3 15, ये आपका आंसर है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? एकदम सरल है, आराम से लगा लो इसको। चलो भाई आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। इन द एंड में हम मूल्यांकन करना सीखेंगे, सारी चीजें सीखेंगे, ठीक है ना, और भी बातें होंगी हमारी। देखिए क्या करते हैं, किस नंबर हमारा सवाल कह रहा है, एक परीक्षा में 80 छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक 50 है, टोटल 80 स्टूडेंट थे, 50 का एवरेजन है, और आगे कह रहा है यदि उत्तीर्ण छात्रों का औसतन जो 55 है, ठीक है ना, जो उत्तीर्ण है पास इनका 55 है, और कह रहा है कि जो फेल है बच्चे वो 30 लोग हैं, फेल 30 लोग हैं, इनका ही आपको एवरेजन ये निकालना है, देखो कुछ नहीं करना। अगर 30 बच्चे फेल हो गए तो पास कितने हुए, 80 में से 30 घटा तो 50 लोग पास हो गए। अगर इसका हम गुणा करा देंगे तो उसका टोटल सम आ जाएगा, यानी कि 8×5 = 40, 4000 नंबर टोटल पूरे क्लास के नंबर का जोड़ने के बाद आएगा। इसमें से आपको घटाना है इसका गुणा, तो ये 0 हो जाएगा, 5×25 हो गया, 25 में 2 जोड़ोगे 27 हो गया। ये आपके जो फेलियर जो बच्चे हैं उनका टोटल सम आ जाएगा, ठीक है ना। तो घटाओ, 0 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ 9 में से 7 गया, 2 हो गया, और इधर 1 हो गया, यानी कि जितने बच्चे फेल हुए हैं उनका टोटल नंबर का सम जो है 1250 है। अब एवरेजन अगर तुमको फाइंड करना है, सम में आपका संख्या से डिवाइड कर देते हैं, कर दो भाई, तो आ जाएगा 3×4 = 12, और उसके बाद 3×1 = 3, 3×6 = 18। ये आपका आंसर आ चुका है, ठीक है ना। तो इसे आप नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 22 नंबर सवाल की ओर, और देखते हैं हमारा 22 नंबर सवाल क्या है। 22 नंबर सवाल कह रहा है, एक दीवार को पूरा करने में x और y से 50% अधिक समय लेता है, ठीक है ना। देखो x जो है 50% ज्यादा समय लेता है y से। अगर मैं मान लो कि y एक दिन में काम को पूरा कर रहा है, तो x कितने करेगा, 50% और लेगा, इसका 50% मतलब आधा, यानी 3/2 दिन लगेगा। बात समझ में आई ना। और कह रहा है दोनों मिलकर 15 दिन में पूरा काम खत्म कर देते हैं, तो आपको बताना है कि x अकेले कितने दिन में काम को कर लेगा। देखो दोनों लोग अगर जुटेंगे कितने दिन में करेंगे, मान लेते हैं 15 बोला है, ठीक है, यहाँ पे 1/1 कर लेते हैं, 1/3/2। ये देखो ये टेक्निक बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे 1 हो गया, ये ऊपर जाएगा, 2/3 होगा, 3×1 = 3, 3×2 = 5 हो जाएगा, 5/3 हो गया, ठीक है ना। अब देखो इसको पलट देते हैं, तो 15 की वैल्यू कितनी आ गई है, 3/5 आ गई है, और ठीक है ना, आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, x वाले की। x की वैल्यू कितनी है, 3/2 है। तो देखो ये ऊपर चला जाएगा, ये 3×5 = 15 हो जाएगा, 5 ऊपर जाएगा, 5×5 = 25 हो जाएगा,
गुड़े 3/2, 75 हो जाएगा। 25 का 75 होता है, 75/2 करोगे 37.5 आएगा। इतने दिन लेगा वो, ठीक है ना। तो ये आराम से सवाल था। पहले हमने क्या किया, एक्स वाई को मान लिया, इसके बाद में हमने देखा कि टोटल 15 दिन लग रहा है, तो इनको जोड़ने के बाद 5/3/5 आया, तो इसके स्थान पे हमने रख दिया। और इसी तरह से करते हैं, जिसको फाइंड करना है उसके गुड़े में रख देते हैं, आराम से आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। इसे नोट डाउन कर लो। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर 23 नंबर सवाल कह रहा है, नीचे दिए गए ग्राफ पहले सप्ताह और दूसरे सप्ताह में जो है 5 अलग अलग दुकानों का जो है बेचे गए खिलौनों की संख्या दर्शाता है। जैसा कि आपको ग्राफ दिख रहा होगा साफ साफ की स्क्रीन पे, इसमें आप देख लीजिए। कह रहा है कि पहले सप्ताह में दुकान ABC द्वारा बेचे गए खिलौनों की कुल संख्या। तो अगर इसमें ध्यान से देखोगे कि ये सप्ताह 1 में जो है खिलौने A के द्वारा कितने बेचे जा रहे हैं, 30 बेचे जा रहे हैं। B के द्वारा 40 बेचे जा रहे हैं। C के द्वारा कितने बेचे जा रहे हैं, 30, ठीक है ना। इसका जो है दूसरे सप्ताह में CDE इसका अनुपात निकालना है। C में जो है कितने बेचे जा रहे हैं दूसरे सप्ताह में, 30 बेचे जा रहे हैं। D में कितने बेचे जा रहे हैं, 60 जा रहे हैं। और E में कितने जा रहे हैं, 50 जा रहे हैं। आप इसका रेशियो निकाल लेते हैं, कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। तो ये देखो 4 3 7 हो गया, 7 3 10 हो गया। कहीं मिस्टेक्स तो नहीं हो रही है, देख लेते एक बार फिर से भाई। 4 नहीं, ये पहला जो है 20 है, इसीलिए गड़बड़ी हो रही है। ये 20 है और कोई, ये देखो C वाला भी 20 है, यहीं पे परेशानी हो रही थी। देखो इसको जोड़ोगे, ऊपर जो है 4 3 7 2 9 हो जाएगा। इधर जोड़ोगे 6 5 11 तो 13 हो जाएगा। काटोगे 9:13 में जो है बेचे जा रहे हैं। ये आपका आंसर है। बात समझ में आई ना। तो इतना छोटा सा सवाल था, इसे आप नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ लेते हैं। चलो भाई अगले सवाल की ओर बढ़ लेते हैं, इसी लगे हाथ। 24वां सवाल कह रहा है, कौन सा कथन सत्य है। एक पहला ऑप्शन पहला दे रहा है 5/11 बड़ा है 5/6 से। देखो ये तो एकदम सही नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, नीचे अगर भाग देने वाली संख्या बड़ी है तो वो छोटी हो जाएगी, यानी ये तो छोटा है, बड़ा बताया, ये गलत है। अगला बोल रखा है कि 5/9 जो है ये बड़ा है 8/9 से। हमको पता है अगर नीचे वाला समान होता है तो ऊपर जो बड़ा होता है वही बड़ा होता है, यानी ये भी गलत है। और कुछ दे रहा, थर्ड वाला देगा 5/6 जो है बड़ा है 4/5 से। तो ऐसी संख्या जब जो है आपके डिनोमिनेटर या हर अलग लगा जाए तो इसका इधर गुणा करो, इसका इधर। 5 25 हो गया, 5 25 हो गया, 6 24 हो गया। कौन बड़ा है, इधर वाला बड़ा है, ये सही है आपका। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। ओनली जो थर्ड है वो आपका सही है और सारी चीजें गलत है, ठीक है ना। तो इसके बाद हम अपने लास्ट वाले सवाल की ओर पहुंच चुके हैं, और लास्ट वाला सवाल अच्छा सा भी है, ठीक है। देखो लास्ट वाला सवाल कह रहा है, 2 अंकों की सभी संख्याओं का योग क्या होगा जो 9 से विभाज्य है। इसको आपको फाइंड करना है। देखो ये देखो, एक मैं कंसेप्ट बता दे रहा हूं। कभी कभी जो है बीच का जो एवरेजन है, नहीं एवरेजन नहीं, ये आपकी एक श्रेणी है। अगर इनके बीच का जो है डिफरेंस समान है, देखो यहां भी 2 है 2 है 2 है, इसको बोलते हैं समांतर श्रेणी। क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी, या इसको अंग्रेजी में बोले तो एपी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, ठीक है ना। अब इसका जो सम होता है ये क्या होता है, एक n/2, यानी कि जितने संख्या रहेंगे उसका बटा 2, और पहली संख्या जो रहेगी और लास्ट जो संख्या रहेगी इसको ऐड कर लेते हैं, ठीक है ना। अब देखो आपका जो कह रहा है 2 अंकों की संख्या है जो 9 से डिविजिबल हो। पहली संख्या 18 आएगी, इसी तरह से जाएगा और 99 तक जाएगा, यही ना 2 अंकों की, और इनको सम करने का। तो पहले ये निकालो कि इसमें टोटल संख्याएं कितनी है। तो 9 से 99 में भाग दोगे कितना आएगा, 11 संख्या है। लेकिन 9 को ऐड नहीं करना क्योंकि वो एक संख्या है, दहाई अंक नहीं है। एक को निकाल देंगे 10 संख्याएं बचेंगी, 10/2। पहली संख्या 18 है, लास्ट संख्या 99 है, 2 पंचे 10 हो गया, और 9 8 जो है 17 हो गया, 9 1 10, 10 1 11 हो गया, गुणे 5 कर दो। तो ये हो जाएगा आपका 17 5 85,
585 आपका आंसर आ चुका है, यही आपका आंसर है। ठीक है ना, जिसे आप नोट डाउन कर लो और फार्मूले को भी। चलो दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो है टोटल 25 के 25 सवाल जो है वो खत्म हो चुके हैं, यानी कि मॉक नंबर 2 जो है सारा एनालिसिस हो चुका है। अब आपको क्या करने का, मूल्यांकन में बता देता हूँ किस तरह से करते हैं। मार्कर कहाँ चला गया भाई, चलो इसी से देख लेते हैं, दूसरे मार्कर से। देखो भाई, मूल्यांकन किस तरह से करना है आपको। देखो, मूल्यांकन करने का मतलब है, मान लो कि आपके 25 में से 20 सवाल सही हो जाते हैं, जितने सवाल सही होंगे उनका गुणा कर देना 2 से, यानी कि 40 नंबर आपने पाया है। माइनस मार्किंग किस तरह से करोगे, 5 सवाल आपके गलत है, A1/3 का होता है, 3 से भाग दोगे, 3 1 के 3, 3 6 18, यानी कि -1.66 घटा दोगे तो आपका निकल के कितना आ जाएगा, 38.44। 4 नहीं आएगा, 3 4 आएगा। ये आपका देखो मार्क आ गया। समझ में आया कि नहीं है? इस तरह से आपको मूल्यांकन करना अपना। अब क्या करोगे कि आप जो है अपना पूरा मूल्यांकन करोगे, ठीक है ना, देखोगे कितना सही है कितना गलत है, ठीक है ना, और ये भी चेक करोगे कौन से पोर्शन में आपकी गलतियां हो रही हैं कौन सी नहीं हो रही हैं, उस पोर्शन को आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप जो भी आपका स्कोर होगा वो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और अगर जिसका भी सबसे ज्यादा स्कोर होगा उसका हम अगले लेक्चर में उसका नाम लेंगे। ठीक है ना, तो ये है हमारी स्कीम। ठीक है, और आपको क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे, जो आपके मॉक नंबर 3 है उसका क्वेश्चन कहाँ मिलेगा, आपको जाना पड़ेगा बड़ा थिंकिंग सेंटर। ऑफिशियल, ये आपका जो है टेलीग्राम चैनल है, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस पर आप जाएंगे, वहां पर आप ज्वाइन हो जाएंगे। वहां पर बहुत सारी किताबें भी दी गई है, ई बुक, ठीक है ना, बहुत सारी अच्छी अच्छी किताबें, और साथ में जो है आपको मॉक टेस्ट का जो है फोटो क्वेश्चन जो है 1 दिन पहले प्रोवाइड हो जाता है। ठीक है ना, तो आप उस दिन आराम से लगा सकते हो, उसके अगले दिन आप आके एनालिसिस देखोगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगी। ठीक है ना, और ये मॉक जो है वो बहुत ही जेन्युइन मॉक है, ऐसा नहीं है कि बस अनबन जो है कहीं से भी उठा के कुछ भी लाया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, तो आपको क्या करने का है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, ताकि जो है आप मेरी मदद कर सकेंगे। ठीक है ना, और मेरी मदद करेंगे तो फिर मैं और ज़्यादा एनर्जी लगाऊंगा आपके साथ में। तो ठीक है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।